हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10 में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। देखिए फ्रेंड्स और बताइए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। देखिए फ्रेंड्स, कौन थे समर्थक? लाल बहादुर शास्त्री जी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी। बताइए फ्रेंड्स, पर राजीव गांधी जी थे। कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राजीव गांधी। राजीव गांधी जी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। उनका मानना था कि महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों को पंचायतों में प्रतिनिधित्व देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य माना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किसे पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य माना जाता है? ग्रामीण समृद्धि, ग्रामीण विकास, राजनीतिक विकास, ये सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सभी। इसका आंसर डी सही है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण समृद्धि, ग्रामीण विकास, राजनीतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स और बताइए, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सी समिति कब आई? इनको लगाइए फ्रेंड्स क्रम से। देखिए फ्रेंड्स, राव समिति। राव समिति मतलब जीवी के राव समिति, एल एम सिंघवी समिति, बी आर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा सबसे पहले कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आई थी। बलवंत राय मेहता समिति कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति। आंसर देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर सी सही है। फ्रेंड्स इसका आंसर सी सही है। बलवंत राय मेहता समिति के बाद कौन सी समिति आई थी? अशोक मेहता समिति आई थी। कौन सी आई थी? अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जीवी के राव समिति 1985 में। कब आई थी? 1985 में। फिर एल एम सिंघवी समिति 1986 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर सी सही है। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1970, जीबी के राव समिति 1985, एल एम सिंघवी समिति 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, किसे आधारशिला कहा जाता है? किसकी? पंचायती राज व्यवस्था की। ग्राम सभा को, जिला परिषद को, पंचायत को, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ग्राम सभा को। किसको कहा जाता है? ग्राम सभा को। पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला ग्राम सभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? देखिए इसमें पंचायती राज एक व्यवस्था है। देखिए, स्थानीय सुशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। कैसी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। पदोसौपनिक संरचना की, पदोसौपनिक संरचना की। तो फ्रेंड्स आपको बताना है पंचायती राज एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? आपको मालूम होगा, स्थानीय सुशासनिक व्यवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, स्थानीय सुशासनिक व्यवस्था है, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली व्यवस्था है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। पदोसौपनिक संरचना नहीं है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पदोसौपनिक संरचना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या सही है? याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, इसका आंसर सी सही है। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय सुशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए इसमें 5 जून 1947 को, 10 दिसंबर 1950 को, 10 दिसंबर 1950 को, 7 दिसंबर 1952 को। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 5 जून 1947 को। कब लागू हुआ? 5 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए, ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है, किसे माना जाता है? जो वयस्क हो चुका हो, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। कितनी? 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, जिसका नाम पंचायत के निर्वाचन सूची में हो। गांव का प्रत्येक निवासी ग्राम सभा का सदस्य किसे माना जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिसका नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में हो। किसमें? पंचायत की निर्वाचन सूची में हो। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 1959 में। कब? अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ किया गया? किस राज्य में आरंभ किया गया? देखिए फ्रेंड्स, इसमें राजस्थान में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, राजस्थान में। कहाँ लागू किया गया? राजस्थान में। राजस्थान राज्य के नागौर जिले में बगदरी गांव से स्टार्ट किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए, आपको बताना है, चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा और महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता? देखिए फ्रेंड्स और बताइए, इसमें देखिए फ्रेंड्स बताइए क्या कहा जाता? आपको फ्रेंड्स मालूम होगा, बरियम कहा जाता। क्या कहा जाता था? बरियम। बरियम किसे कहा जाता? सभा और महासभा की कार्य समिति को बरियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरियम कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किसने स्थानीय सुशासन को भारत में लागू किया? किसने स्थानीय सुशासन को भारत में लागू किया? फ्रेंड्स आपको मालूम होगा लॉर्ड रिपन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन ने लागू किया। कब? 1882 में। क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड्स बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं। प्रतिवर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई जानी जाती है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क व्यक्ति बैठक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा प्रति 5 वर्ष पर पंचायत चुनाव होते हैं। कैसे होते हैं? प्रति 5 वर्ष पर पंचायत चुनाव होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क व्यक्ति बैठक करते हैं। देखिए और बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर सी सही है। 5 वर्ष पर पंचायत चुनाव होता है। चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राम सभा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष कितनी सामान्य बैठकें होती हैं? आपको बताना है प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष कितनी सामान्य बैठकें होती हैं। देखिए फ्रेंड्स और बताइए। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कितनी होती हैं? 2 होती हैं। सामान्य बैठकें 2 होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया? किनके गठन का प्रावधान किया? ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा सबसे सरल क्वेश्चन है अनुच्छेद 40 में। किसमें किया गया? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का उल्लेख, किसका? स्थायी समितियों का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया? देखिए फ्रेंड्स इसमें धारा 22 के तहत, धारा 22 के तहत, धारा 23 में, धारा 24 में, धारा 25 में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा स्थायी समितियों का उल्लेख धारा 25 में किया गया। किसमें किया गया? धारा 25 में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार किसके अनुरोध पर पंचायत क्षेत्र के नामों में परिवर्तन कर सकती है? राज्य सरकार किसके अनुरोध पर पंचायत क्षेत्र के नामों में परिवर्तन कर सकती है? देखिए संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर, संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर पहला ही सही है। संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र के नामों में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मतदान स्थल पर नियुक्त अधिकारियों का वरिष्ठता क्रम बताइए फ्रेंड्स। मतदान स्थल पर नियुक्त अधिकारियों का वरिष्ठता क्रम बताइए। मतदान स्थल पर नियुक्त अधिकारियों का देखिए फ्रेंड्स आपको दिया है पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, बीएलओ। इनको ना फ्रेंड्स वरिष्ठतम क्रम में लगाइए। याद रखिए फ्रेंड्स इसका आंसर ए सही है। सबसे पहले पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, बीएलओ। ठीक है फ्रेंड्स, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, बीएलओ, इसको याद रखिए फ्रेंड्स। पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, बीएलओ, इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। देखिए इसमें कौन सा असत्य कथन है? राज्य निर्वाचन आयोग का अपना कर्मचारी वर्ग नहीं होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का अपना कर्मचारी वर्ग नहीं होता है। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता मुख्यमंत्री द्वारा कराई जाती है। कर्मचारियों की उपलब्धता मुख्यमंत्री द्वारा कराई जाती नहीं फ्रेंड्स, राज्यपाल द्वारा कराई जाती। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी सही है। इसमें असत्य कथन बी दिया है फ्रेंड्स। राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों की उपलब्धता राज्यपाल द्वारा कराई जाती, ना कि मुख्यमंत्री द्वारा। आगे देखिए फ्रेंड्स, राज्य का विधानमंडल निर्वाचन संबंधी विधि बनाने में सक्षम है। राज्य का विधानमंडल निर्वाचन संबंधी विधि बनाने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? देखिए फ्रेंड्स, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, उप सरपंच को, जिला परिषद के सीईओ को, प्रधान को। याद रखिए फ्रेंड्स, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को किसको सौंपता है? पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। ठीक है, सरपंच अपना त्याग पत्र सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत को परिभाषित किया गया? किसको? पंचायत को परिभाषित किया गया। देखिए इसमें अनुच्छेद 243 घ में, अनुच्छेद 243 घ में, अनुच्छेद 243 ख में, अनुच्छेद 243 में। देखिए फ्रेंड्स और बताइए, आपको फ्रेंड्स मालूम होगा पंचायतों को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 243 में। किसमें किया गया? अनुच्छेद 243 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स। अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों का आरक्षण दिया है। किसमें दिया है? अनुच्छेद 243 घ में। और घ में क्या दिया है? घ में फ्रेंड्स याद रखिएगा पंचायतों की संरचना है। क्या है? पंचायतों की संरचना है। और ख में क्या है? पंचायतों के गठन की बात की गई। पंचायतों का गठन किसमें? अनुच्छेद 243 ख में।
और पंचायतों की व्यवस्था किसमें की गई? अनुच्छेद 243 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना पंचायत की संरचना से संबंधित। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 सी में, यानी कि अनुच्छेद 243 गा में। किसमें दिए? अनुच्छेद 243 गा में। याद रखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 243 गा में। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई? महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई पंचायतों में? देखिए इसमें और बताइए। आपको मालूम होगा 1988 में। कब की गई? 1988। याद रखिए फ्रेंड्स, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 टा संबंधित है किससे संबंधित? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 टा किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताइए, राज्य वित्त आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से, पंचायतों की अवधि, पंचायतों की लेखा परीक्षा, राज्य निर्वाचन आयोग से। किससे? राज्य निर्वाचन आयोग से। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 243 टा में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नामक पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई। देखिए इसमें और बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 2016 में। कब की गई? 2016। इसकी शुरुआत 2016 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए फ्रेंड्स करते हैं विचार। संविधान के अनुच्छेद 243 में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय का उल्लेख है। बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 243 में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय का उल्लेख है। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 का में, किसमें? धारा 15 का में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष, ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स देखिए और बताइए, इसमें कौन से कथन सही है? फ्रेंड्स याद रखिए, इसमें दोनों कथन सही है। इसमें दोनों कथन सही है, यानी कि इसका आंसर सी सही है। संविधान के अनुच्छेद 243 में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 का में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए फ्रेंड्स, बहुत सरल क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कब तक 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण कर स्वयं को ओडीएफ घोषित किया है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 2 अक्टूबर 2019 को, 2 अक्टूबर 2019 को, 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक ये लक्ष्य प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? कितना सरल क्वेश्चन है। सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 12वें वित्त आयोग के थे। किसके थे? 12वें वित्त आयोग के थे। 10वें वित्त आयोग के कौन से? केसी पंत थे। कौन से? केसी पंत थे। 13वें के भी याद रखिए फ्रेंड्स, विजय एल केलकर। और 14वें के वाई बी रेड्डी। याद रखिए फ्रेंड्स, 14वें के वाई बी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाग 12, भाग 13, भाग 14, भाग 15। देखिए फ्रेंड्स और बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भाग 12। कौन सा भाग? भाग 12 करता है। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 12 में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर शुल्क तथा उपशुल्क के विरोध अपील किसके पास की जाती है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर, शुल्क अथवा उपशुल्क के विरोध अपील किसके पास की जाती है? देखिए फ्रेंड्स, अगर अपील करनी है तो किसके पास की जाएगी? सरपंच के पास, सर्वोच्च न्यायालय में, वित्त आयोग या विहित प्राधिकारी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विहित प्राधिकारी के पास। किसके पास? विहित प्राधिकारी के पास ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए शुल्क उपशुल्क के विरोध अपील की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ना निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आइए फ्रेंड्स करते हैं विचार। पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, पंचायतों के पास सीमित संसाधन है। राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही है, राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसका कथन 2 सही है। आपका आंसर बी सही है। इसका आंसर बी सही है।
राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। पंचायतों के पास सीमित संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रजिस्ट्रार द्वारा, किसके द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी दस्तावेज 1 वर्ष पश्चात किसे भेज दिया जाता है? आपको बताना है, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी दस्तावेज 1 वर्ष के पश्चात किसे भेज दिया जाता है? देखिए इसमें जिला रजिस्ट्रार को, महारजिस्ट्रार को, उप रजिस्ट्रार को, संयुक्त रजिस्ट्रार को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा और इसको देखिए और बताइए। याद रखिए फ्रेंड्स, जिला रजिस्ट्रार को, किसको भेजिए? जिला रजिस्ट्रार को। ठीक है, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी दस्तावेज 1 वर्ष बाद जिला रजिस्ट्रार के पास भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म एवं मृत्यु की पहली प्रति रजिस्ट्रार द्वारा जारी की जाएगी, रजिस्ट्रार द्वारा जारी की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, 5 रुपए शुल्क लेकर, 50 रुपए शुल्क लेकर, 51 रुपए शुल्क लेकर, कितने? 51 रुपए शुल्क लेकर, या निःशुल्क। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, निःशुल्क जारी की जाएगी। कैसे जारी की जाएगी? निःशुल्क जारी की जाएगी। पहली प्रति रजिस्ट्रार द्वारा निःशुल्क जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने के 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई, रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई, तो वह किसके लिखित आदेश पर दर्ज की जा सकती है? तो वह किसके लिखित आदेश पर दर्ज की जा सकती है? देखिए इसमें बताइए, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, ग्राम प्रधान। उप जिलाधिकारी के लिखित आदेश पर दर्ज की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सबसे सरल क्वेश्चन है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? देखिए फ्रेंड्स, आपने कई बार पढ़ा होगा, 1969 में आया था। कब आया था? 1969 में आया था। इसको याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? देखिए इसमें बताइए, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिए फ्रेंड्स, अप्रैल 2002 में। कब हुई थी? अप्रैल 2002 में। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, अप्रैल 2002 में किसकी शुरुआत हुई थी? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ई शासन योजना में कौन सा लेयर शामिल नहीं है? राष्ट्रीय ई शासन योजना में कौन सा लेयर शामिल नहीं है? देखिए इसमें, ऑर्गेनाइजेशन लेयर, टेक्नोलॉजी लेयर, टेक्नोलॉजी लेयर, यूजर लेयर, डिमांडिंग लेयर। तो फ्रेंड्स याद रखिए, डिमांडिंग लेयर। कौन सा लेयर? डिमांडिंग लेयर। राष्ट्रीय ई शासन लेयर में नहीं आता है। कौन सा लेयर? डिमांडिंग लेयर। कौन कौन से आते हैं? ऑर्गेनाइजेशन लेयर, टेक्नोलॉजी लेयर, यूजर लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत निर्माण योजना की शुरुआत हुई, भारत निर्माण योजना की शुरुआत हुई 2005 में हुई। कब हुई? 2005 में हुई। याद रखिए फ्रेंड्स, भारत निर्माण योजना की शुरुआत 2005 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत एक पहल है? कौन सी पहल है? जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत एक पहल है? विद्युत मंत्रालय की, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत? जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कौन से कार्यक्रम की? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देखिए इसमें कब हुई न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत? देखिए और बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिए, 1974-75 में। कब हुई थी? 1974-75 में। किसकी शुरुआत हुई थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूखा सांकित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ। सूखा सांकित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1973-74 में। कब? 1973-74 में सूखा सांकित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, 1973-74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। क्या उपलब्ध कराती है? इसमें देखिए, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, पेंशन तथा बीमा लाभ, पेंशन तथा बीमा लाभ, अनुमानित आवासीय सुविधाएं, अनुमानित आवासीय सुविधाएं। देखिए और बताइए, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? याद रखिए फ्रेंड्स, पेंशन तथा बीमा लाभ। क्या कराती है? पेंशन तथा बीमा लाभ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। बताइए फ्रेंड्स, कब तक रखा गया था? आपको बताना है, सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा, 2019 तक। कब तक रखा गया था? 2019 तक। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए 2019 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए,
कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बहुत सरल क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा। कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए और बताइए। 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड्स बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन पर होने वाले व्यय को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए किस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा? देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ई ग्राम स्वराज पर। किस पर? ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। पंचायत द्वारा मकान नंबर, कौन सा नंबर? पंचायत द्वारा मकान नंबर आवंटन कितने दिनों में किया जाता है? देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा, 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी सदस्य द्वारा ग्राम सभा बुलाए जाने के अनुरोध पर कितने समय के अंदर ग्राम सभा बुलाई जाएगी? बताइए फ्रेंड्स, किसी सदस्य द्वारा ग्राम सभा बुलाए जाने के अनुरोध पर कितने समय के अंदर ग्राम सभा बुलाई जाएगी? 30 दिन के, 40 दिन के, 45 दिन के, 7 दिन के? 7 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। पंचायत नागरिक घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए कितने क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु विकसित किया गया? देखिए और बताइए फ्रेंड्स। 29 कार्यों को संरेखित करते हुए। कितने कार्यों को? 29 कार्यों को संरेखित करते हुए। बहुत सारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए फ्रेंड्स। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत केंद्र व राज्यों के मध्य कितने अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? देखिए फ्रेंड्स तो बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत केंद्र व राज्य सरकार के मध्य आपको बताना है फ्रेंड्स। देखिए इसमें आपको फ्रेंड्स मालूम होगा 75-25 अनुपात में। कितने? 75-25 के अनुपात में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, केंद्र व राज्यों के मध्य 75-25 के अनुपात में। किसके अनुपात में? 75-25 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए फ्रेंड्स। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? अब आपको बताना है जल जीवन मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। बहुत सरल क्वेश्चन है, याद रखिए फ्रेंड्स, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए, कौन से राज्यों के लिए? पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजेएसए के तहत वित्त पोषण का पैटर्न क्या रखा गया है? वित्त पोषण का पैटर्न क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात है। कितना है? 90-10 का अनुपात है। मैदानी इलाकों के लिए 60-40 का है। कितना? 60-40 का। और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100%। इसको याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? वर्ष 2019 में, वर्ष 2018 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2020 में, 2017 में। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल जीवन मिशन का स्लोगन क्या है? जल जीवन मिशन का स्लोगन क्या है? इसमें देखिए फ्रेंड्स, तो बताइए। जल जीवन मिशन का स्लोगन क्या है? हर घर जल। क्या है फ्रेंड्स? याद रखिए, हर घर जल। कौन सा स्लोगन है? हर घर जल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, हर घर जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया? वर्ष 2017 में, वर्ष 2019 में, वर्ष 2018 में, वर्ष 2016 में? तो फ्रेंड्स बताइए, पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई? याद रखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2017 में। कब हुई थी? वर्ष 2017 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, वर्ष 2017 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देखिए और बताइए फ्रेंड्स, भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, वर्ष 1977-78 में। कब हुई थी? 1977-78 में। याद रखिए फ्रेंड्स, भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1977-78 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम? मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए इसमें मरुस्थल विकास कार्यक्रम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वर्ष 1977-78 में। कब किया गया था? वर्ष 1977-78 में। इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स, मरुस्थल विकास कार्यक्रम वर्ष 1977-78 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये भी वर्ष 1977-78 में। इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स, काम के बदले अनाज का। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? जिसमें भारत के संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव की पहचान करने और विकसित करने की आवश्यकता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? देखिए फ्रेंड्स और बताइए। 2014 में। कब हुई थी? 2014 में। इसको याद रखिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का केंद्रीय घटक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का केंद्रीय घटक है। आपको ना फ्रेंड्स केंद्रीय घटक बताना है, पंचायतों को प्रोत्साहन देना। देखिए फ्रेंड्स और बताइए। इसका आंसर सी सही है। इसमें पंचायतों को प्रोत्साहन देना केंद्रीय घटक के अंतर्गत आता है। ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना को लागू कराना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए।
ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत आयोजित की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत आयोजित की जाती है? देखिए इसमें धारा 15 में, धारा 20 में, धारा 7 में, धारा 6 में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा धारा 20 के अंतर्गत। धारा 20 के अंतर्गत किसके अंतर्गत? धारा 20 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की बैठक का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की प्रायोगिक चरण में कितने गांवों को चुना गया था? देखिए इसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रायोगिक चरण में कितने गांवों को चुना गया था? फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 1000 गांवों को चुना गया। कितने? 1000 गांवों को चुना गया था। ठीक फ्रेंड्स याद रखिएगा 1000 गांवों को चुना गया था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रायोगिक चरण में 1000 गांवों को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर, किस स्तर पर? जिला स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मासिक समीक्षा बैठकें किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं? देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांसद की अध्यक्षता में। किसकी? सांसद की अध्यक्षता में। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए समीक्षा बैठकें जिसकी अध्यक्षता सांसद द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजिशन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ मिशन की शुरुआत की है? देखिए फ्रेंड्स बताइए। याद रखिए फ्रेंड्स अपने उत्तर प्रदेश ने, किसने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, समर्थ मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश द्वारा की गई डिजिटल ट्रांजिशन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा। बहुत सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिए ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत क्या है? महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ग्रामीण संकल्पना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा महात्मा गांधी की, किसकी? महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना। याद रखिए फ्रेंड्स महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए ग्राम सभा की बैठकों के बारे में सूचना कौन जारी करता है? ग्राम सभा की बैठकों के बारे में सूचना कौन जारी करता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है। पंचायत सहायक, पंचायत सदस्य, सरपंच या पंचायत सेक्रेटरी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पंचायत सेक्रेटरी। कौन जारी करता है? पंचायत सेक्रेटरी जारी करता है। ग्राम सभा की बैठकों के बारे में सूचना जारी करने का कार्य पंचायत सेक्रेटरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आपको बताना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सबसे सरल क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 2 अक्टूबर 1952 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में बीपीओ के सचिव और रजिस्ट्रार के रूप में कार्य देखे थे। फ्रेंड्स आज हम आदर्श ग्राम पंचायत व आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में बीपीओ क्या भूमिका होती है इसमें देखिए फ्रेंड्स। आदर्श ग्राम पंचायत है दो ग्राम पंचायत अधिकारी के दायित्व देखिए इसमें फ्रेंड्स। जहाँ लोग स्वस्थ हों, पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, गांव की सरकार में उनकी भूमिका सिर्फ वोटर या लाभार्थी तक न हो बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में। उनकी भूमिका सिर्फ वोटर या लाभार्थी तक नहीं होनी चाहिए, उनकी भूमिका एक जागरूक नागरिक के रूप में होनी चाहिए। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा गांव में किस तरह से वोट पड़ते हैं, थोड़ी पेटियां खुल जाती हैं उसी तरह से वोट पड़ जाते हैं। उनकी जो भूमिका है वो सिर्फ वोटर या लाभार्थी के रूप में नहीं होनी चाहिए, उनकी भूमिका एक जागरूक नागरिक के रूप में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? एक जागरूक नागरिक के रूप में होनी चाहिए। आगे देखिए गाँव नशा मुक्त होना चाहिए। कैसा? गाँव नशा मुक्त हो, गाँव में किसी प्रकार का कोई भी नशा ना हो। ठीक है, जब युवा नशा जैसी गंभीर बीमारी से दूर रहेंगे, जो युवा वर्ग हैं जो नशा जैसी गंभीर बीमारी से दूर रहेंगे, अपने गांव की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, अपने गांव की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए बहुत सरल सरल पॉइंट्स हैं, आपको बस फ्रेंड्स इनको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये फ्रेंड्स क्वेश्चन सभी आपको स्टेटमेंट में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से देखिएगा। और ये सभी बहुत सरल है फ्रेंड्स, आपको बस देखते देखते याद हो जाएंगे। आगे देखिए गांव में कोई हाथ बेकार न हो, इसका क्या मतलब? अर्थात गांव में स्वरोजगार के तमाम अवसर हो। इससे क्या होगा? शहरों की तरफ पलायन रुक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गांव में कोई हाथ बेकार न हो अर्थात गांव में स्वरोजगार के तमाम अवसर हो। बच्चे स्कूल जाते हों, गांव का कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल ना जाता हो, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हों, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हों।
सरकार ने बच्चों के लिए 7 टीके अनिवार्य किए। कितने टीके अनिवार्य किए? 7 टीके अनिवार्य किए। इसलिए गांव के सभी बच्चों को अनिवार्य टीकाकरण होना चाहिए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। यदि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो गांव भी स्वस्थ व समृद्ध रहेगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो। आगे देखिए, जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो और किसी भी प्रकार की ऊंच नीच ना हो। लोगों को जागरूक करना पड़े, यानी कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा इनके प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो, किसी भी प्रकार की ऊंच नीच ना हो। आगे देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की नियमित बैठकें हों। बैठक में गांव के लोग नियमित रूप से सभी भाग लेते हो। कोरम की आपूर्ति हो। तो फ्रेंड्स बताइए, ग्राम सभा में कोरम की आपूर्ति कितनी होती है? आपने फ्रेंड्स कई बार पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। आगे देखिए, ग्राम में सभी के पास शौचालय हो। कोई भी घर ऐसा ना हो जो खुले में शौच जाता हो। गांव 100% शौचालय युक्त होने चाहिए। कैसे? 100% शौचालय युक्त होने चाहिए। ग्राम अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए और इको फ्रेंडली होना चाहिए। गांव कुरीतियों से मुक्त। गांव में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गांव में सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। कैसा वातावरण होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। गांव में किसी विवाद का हल गांव में ही पंचायत द्वारा हल किया जाना चाहिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, गांव में संचार और संवाद की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गांव में सभी को उनकी आजीविका के लिए क्षमता के अनुसार रोजगार साधन उपलब्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्षमता के अनुसार रोजगार साधन उपलब्ध होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा मनरेगा के तहत, किसके तहत? मनरेगा के तहत। आगे देखिए फ्रेंड्स, गांव के लोगों को कौशल विकास कार्यक्रम के लाभ प्राप्त हो। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होगा फ्रेंड्स? याद रखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत अधिकारी का। ठीक है, गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना। आगे देखिए फ्रेंड्स, गांव में शासन की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब और पात्र को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? गरीब और पात्र को मिलना चाहिए। गांव में महिलाओं और बेटियों के निर्भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। कैसा वातावरण होना चाहिए? निर्भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, गांव में बायोगैस अच्छे ऊर्जा से संबंधित टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। किससे? गांव में बायोगैस अच्छे ऊर्जा संबंधित टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत सरल है, बस आप इनको भाई एक बार पढ़िएगा अच्छे से। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत हेतु कैसी ग्राम पंचायत बनानी है? अब आपको बनानी है आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी के दायित्व। बेरोजगारी समस्या को दूर करने के लिए गांव में खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, फल, सब्जी, अचार, पापड़, बांस की वस्तु। कैसी वस्तु? बांस की वस्तु जैसे लघु उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहिए। इन छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि महिलाओं की भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इन लघु उद्योगों से जुड़कर महिलाएं भी आत्मनिर्भर सशक्त बन जाएंगी। गाँव में ही रोजगार उपलब्ध होने पर शहरों की ओर पलायन कम होगा। शहरी क्षेत्रों के सीमित संसाधनों पर दबाव भी कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा? यानी कि छोटे छोटे लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, महिलाएं घर पर बैठकर ही हथकरघा और पारंपरिक उत्पादों के साथ साथ मसाले भी तैयार कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? मसाले भी तैयार कर सकती हैं। बिहार की बदहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भंडार केंद्र, वेयर हाउस और खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएं। बिहार का मतलब है फ्रेंड्स, आपको ना सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, आप अपने उत्तर प्रदेश को भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में भी हालत खराबी है, कौन सी अच्छी है। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें कुछ है नहीं, बस आप इनको बस एक बार देखते जाइए, आपको ये सभी तैयार हो जाएंगे। बेरोजगारी समस्या को दूर करने के लिए गांव में खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, फल, सब्जी, अचार, पापड़, बांस की वस्तु जैसे लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि महिलाओं की भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इन लघु उद्योगों से जुड़कर महिलाएं भी आत्मनिर्भर सशक्त बन जाएंगी। गांव में ही रोजगार उपलब्ध होने पर शहरों की ओर पलायन कम हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों के सीमित संसाधनों पर दबाव भी कम होगा। महिलाएं घर पर बैठकर ही हथकरघा और पारंपरिक उद्योगों के साथ साथ मसाले भी तैयार कर सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, जैसे फ्रेंड्स महिलाओं के लिए क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इसमें कौशल कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिसके तहत पंचायत स्तर पर लड़कियों के लिए विशेषकर कंप्यूटर कोर्स, सिलाई कोर्स आदि जैसे कौशल ट्रेनिंग दिया जाए। आगे देखिए फ्रेंड्स, किसानों के लिए खाद उपलब्ध कराना, कृषि संबंधी यंत्र उपलब्ध कराना, जो कृषि कार्यों में यूज होते हैं। ठीक है, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? इससे ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगी। किसकी ओर बढ़ेंगी? ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।